ये ZBC की उर्दू सर्विस है। पेश खिदमत है हालात हाजिरा का प्रोग्राम सरबीन। ये प्रोग्राम आप हर रोज रात 8 बजे हमारे YouTube चैनल पर सुन सकते हैं। शनिचर 23 अगस्त के सरबीन से जावेद चौधरी का सलाम। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट में गजा शहर में कहत की तस्दीक। बच्चों को फलों और सब्जियों का जायका तक नहीं मालूम। Be in no doubt that this is irrefutable testimony. यकीन कीजिए ये नाकाबिले तरदीद शहादत है। It is a famine. ये कहत है, गजा का कहत, ऐसा कहत जिसे रोका जा सकता था अगर हमें इजाजत दी जाती, लेकिन खुराक की गाड़ियाँ और गोदाम सरहद पर जमा हैं और अंदर दाखिल नहीं हो सकती क्योंकि इजराइल की जानिब से मुनज़्ज़म रुकावटें खड़ी की गई हैं। रूस अमन के लिए सदर प्यूतिन से होने वाली मुलाकात रोकने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। ज़ेलेंस्की का इल्जाम। It is at the level of leaders that the issues on how to end the war must be settled, but we now see that the Russians do everything so that the meetings do not take place. Ukraine, contrary to Russia, is not afraid of any meetings with the leaders. We are ready to work as productively as possible. We hope that the partners will help to ensure. क्या अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ये दावा कि उन्होंने 7 जंगों को रुकवा दिया हकीकत है या अफसाना? आखिर ट्रंप ने कितनी जंगें रुकवाई हैं? आपने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को ये कहते हुए तो सुना ही होगा कि उन्होंने ये जंग रुकवाई, फिर उन्होंने वो जंग रुकवाई। यहाँ तक कि व्हाइट हाउस में यूरोपियन लीडर्स के साथ मुलाकात के दौरान भी ट्रंप ने 6 जंगें रुकवाने का दावा किया। उसके अगले ही दिन ये तादाद बढ़कर 7 हो गई। हमने इन तनाज़ात को करीब से देखा ताकि ये मालूम कर सकें कि सदर ट्रंप को इन्हें रुकवाने के लिए कितना क्रेडिट दिया जा सकता है। नियाग्रा फॉल जाने वाले सयाहों की बस को हादसा, इंडियन मुसाफिर समेत 5 अफराद हलाक। Most people, I'm assuming, on the bus did not have a seatbelt on. That is the reason why we have so many ejected people on this bus. This bus was going full speed. It did not hit any other vehicle. It basically lost control from the median on. जानिए मुजफ्फराबाद की बिलाल मस्जिद की GPS लोकेशन इंडिया को देने वाले मुल्जिम कौन हैं? इस हमले के लगभग 3.5 माह बाद मुजफ्फराबाद पुलिस ने दावा किया है कि उन्होंने एक ऐसे मुल्जिम को गिरफ्तार किया है जिसने बिलाल मस्जिद की GPS लोकेशन व्हाट्सएप के जरिए इंडियन खुफिया एजेंसी को फराहम की थी। ये भी जानिए कि पाकिस्तान में सैलाब की जाली और असली वीडियोस में फर्क कैसे मालूम करें। पाकिस्तान में सैलाब के बारे में आपने ऐसी वीडियोस तो देखी होंगी, मगर इनमें से कौन सी सच हैं और कौन सी झूठ? और मिलिए कदमों के निशानात से मुल्जिमों की शिनाख्त करने वाले खोजी से। पाकिस्तान के शहर फैसलाबाद के एक जमींदार की 50 साला अहलिया को 30 और 31 जुलाई 2025 की दरमियानी शब नामालूम अफराद ने उनके घर में घुसकर कत्ल कर दिया था। उन्होंने इस वाक़े की इत्तला मकामी पुलिस को दी, लेकिन साथ ही तफ्तीश के लिए रिवायती तरीक़ा भी आजमाने का फैसला किया और एक खोजी की खिदमत हासिल की। इसके अलावा दीगर मौज़ूआत भी आज के सरबीन का हिस्सा होंगे, मगर हमेशा की तरह पहले अहम आलमी खबरों का खुलासा। गजा के रिहायशियों ने शदीद भूख के सबब उनके जिस्मों पर पड़ने वाले असरात से मुतल्लिक BBC से बात की है। ख्याल रहे कि अक़वाम मुत्तहिदा की हिमायत याफ्ता ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ की निगरानी करने वाले इदारे इंटीग्रेटेड फूड सिक्योरिटी फेज़ क्लासिफिकेशन यानी IPC ने जंग की शुरुआत के बाद पहली बार गजा शहर में कहत की बाज़ाबिता तस्दीक की है। Be in no doubt that this is irrefutable testimony. यकीन कीजिए ये नाकाबिले तरदीद शहादत है। It is a famine. ये कहत है, गजा का कहत, ऐसा कहत जिसे रोका जा सकता था अगर हमें इजाजत दी जाती, लेकिन खुराक की गाड़ियाँ और गोदाम सरहद पर जमा हैं और अंदर दाखिल नहीं हो सकती क्योंकि इजराइल की जानिब से मुनज़्ज़म रुकावटें खड़ी की गई हैं। ये कहत सिर्फ चंद सौ मीटर के फासले पर खुराक के बावजूद लोगों की जानें ले रहा है। It is a famine within a few hundred meters of food. 41 साला रीम तौफीक कादर 5 बच्चों की वालिदा और गजा शहर की रिहायशी हैं। उन्होंने BBC को बताया कि कहत की तस्दीक बहुत ताख़ीर से की गई है, लेकिन ये अब भी बहुत अहम है।
हमने 5 महीने से किसी भी किस्म का प्रोटीन नहीं खाया और मेरे सबसे छोटे 4 साल बच्चे को ये तक नहीं मालूम कि सब्जियों और फलों का जायका क्या होता है या वो दिखते कैसे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि इसराइल ने गजा में इमदाद के दाखिले को इंतहाई महदूद कर रखा है। ताहम इसराइल इस इल्ज़ाम की तरदीद करता है। इसराइल गजा में भूख और कहत की सूरत हाल की भी नफी कर रहा है। ताहम 100 से ज्यादा इंसानी हुकूक के लिए काम करने वाले गिरोह ऐनी शाहिदीन और अक़वाम मुत्तहिदा के मुतअद्दिद इदारों की रिपोर्ट्स इसराइली दावे की मुखालफत करती हुई नजर आती हैं। 47 साला रिजा तलबिया 6 बच्चों की मां हैं और उनका कहना है कि उनके वजन में 25 किलोग्राम की कमी आई है। उन्होंने जंग के बाइस गजा शहर के जैतून जिले में वाक़ अपने घर को छोड़ा था और अब वो साहिल समंदर के करीब झोपड़ों की एक बस्ती में रहती हैं। गजा की एक और रिहायशी रिदा हुजा कहती हैं कि उनकी 5 साला बेटी लामिया का वजन 19 किलोग्राम से कम होकर 10.5 किलोग्राम रह गया है। उनका कहना है कि लामिया जंग से कबल बिल्कुल सेहतमंद थी और उन्हें कोई बीमारी नहीं थी। ये सब कुछ कहत के सबब हो रहा है। यहाँ बच्चों के लिए खाने के लिए कुछ नहीं है, ना फल ना सब्जियां। रिदा कहती हैं कि अब उनकी बेटी के पांव पर सोजन आ चुकी है और उनके बाल भी पतले हो चुके हैं। वो अब चल भी नहीं सकती। अक़वाम मुत्तहिदा की हिमायत याफ्ता ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ की निगरानी करने वाले इदारे IPC ने अपनी रिपोर्ट में मज़ीद कहा है कि गजा, जिसमें गजा शहर और उसके आस पास के इलाके शामिल हैं, में कहत की तस्दीक हो चुकी है और सितंबर के आखिर तक दीरुल बलाग और खान यूनस तक तबाह कुन हालात फैलने का इम्कान है। वाज़ेह रहे कि किसी इलाके में कहत पड़ने का फैसला इंटीग्रेटेड फूड सिक्योरिटी फेज क्लासिफिकेशन नामी अक़वाम मुत्तहिदा के पैमाने का इस्तेमाल करते हुए किया जाता है। रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि गजा की पट्टी में 5 लाख से ज़ायद अफराद को भूख, गुर्बत और मौत का सामना है। ताहम इसराइल का IPC की इस रिपोर्ट पर कहना है कि वो इसमें सामने आने वाले नताइज को सख्ती से मुस्तरद करता है, खास तौर पर गजा शहर में कहत के दावे को। मजीद जानिए हमारे साथी रिफाकत अली की इस रिपोर्ट में। गजा शहर और इसके आसपास पहली बार कहत की बाज़ाब्ता तस्दीक कर दी गई है। ये ऐलान अक़वाम मुत्तहिदा की हिमायत याफ्ता फूड सिक्योरिटी बॉडी IPC ने किया है। रिपोर्ट के मुताबिक गजा की पट्टी में 5 लाख से ज़ायद अफराद भूख, गुर्बत और मौत के ख़तरे से दोचार हैं। खदशा जाहिर किया गया है कि ये तबाह कुन हालात अगले महीने दीर अल बला और खान यूनस तक फैल सकते हैं। Be in no doubt that this is irrefutable testimony. यकीन कीजिए यह नाकाबिले तरदीद शहादत है। It is a famine. ये कहत है, गजा का कहत, ऐसा कहत जिसे रोका जा सकता था अगर हमें इजाजत दी जाती। लेकिन खुराक की गाड़ियां और गोदाम सरहद पर जमा हैं और अंदर दाखिल नहीं हो सकती क्योंकि इजराइल की जानिब से मुनज़्ज़म रुकावटें खड़ी की गई हैं। ये कहत सिर्फ चंद सौ मीटर के फासले पर खुराक के बावजूद लोगों की जानें ले रहा है। It is a famine within a few hundred meters of food. इजराइल की वजारत ख़ारजा ने इस रिपोर्ट को मुस्तरद करते हुए कहा है कि गजा में कहत मौजूद नहीं है और इसे हमास का प्रोपेगेंडा करार दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने इस बहरान को इंसानी हाथों से पैदा की गई तबाही करार दिया है और गजा तक इंसानी इमदाद की गैर मशरूत रसाई का मुतालबा किया है। इसी दौरान इजरायली वज़ीर आज़म बेंयामिन नेतन्याहू ने ऐलान किया है कि इनकी काबीना ने गजा शहर पर एक नए फौजी हमले की मंजूरी दे दी है। इजरायली फ़ौज का कहना है कि डॉक्टरों और इमदादी कारकुनों को पहले ही इत्तला दी जा चुकी है कि वो इनखला की तैयारी करें क्योंकि कार्रवाई वसी पैमाने पर होगी। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने रूस पर इल्ज़ाम आयद किया है कि वो जंग के खात्मे के लिए सदर पुतिन से होने वाली मुलाकात रोकने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। अमेरिका के सदर ट्रंप चाहते हैं कि अमन मुआहदे पर बातचीत के लिए दोनों रहनुमाओं की मुलाकात करवाएं, लेकिन गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने भी कहा है कि ये दोनों बिल्कुल सिरका और तेल की मानिंद हैं जिनका एक दूसरे के साथ मेल नहीं हो सकता। रूस के वजीर खारिजा सरगई लारोफ का कहना है कि पुतिन यूक्रेन के रहनुमा से उस वक्त मुलाकात करेंगे जब मुलाकात का एजेंडा तय हो जाएगा और उनके बकौल ये एजेंडा कभी भी तैयार नहीं होगा क्योंकि सदर ज़ेलेंस्की हर चीज के लिए इनकार करते हैं।
अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप और रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात गुज़िश्ता हफ्ते अलास्का में हुई थी, जिसके बाद सदर ज़ेलेंस्की ने अपने यूरोपीय इत्तेहादियों के साथ वाशिंगटन में सदर ट्रंप से मुलाकात की थी। सदर ट्रंप के बकौल इस जंग को रोकना उनके लिए मुश्किल हदफ बनता जा रहा है। सदर ट्रंप ने कहा था कि वो ज़ेलेंस्की और पुतिन की मुलाकात के लिए इक़दाम कर रहे हैं। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की पुतिन से मुलाकात के हक में हैं, लेकिन उन्होंने मगरबी इत्तेहादियों से ये जमानत ली है कि अमन मुआहदे के तहत मुस्तकबिल में रूस के हमलों को रोका जाए। सदर ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस की तरह यूक्रेन मुख्तलिफ रहनुमाओं से मुलाकात से डरता नहीं है। कीव के दौरे के मौके पर नेटो के सेक्रेटरी जनरल मार्क रूटे ने कहा कि ट्रंप का मकसद तातुल तोड़ना है और अमेरिका और यूरोप के साथ मजबूत सिक्योरिटी जमानतों पर काम कर रहा है ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि पुतिन कभी दोबारा यूक्रेन पर हमला करने की कोशिश ना करें। मार्क रूटे के साथ बात करते हुए सदर ज़ेलेंस्की ने कहा कि वो चाहते हैं कि यूक्रेन की हिफाजती जमानतें नेटो के आर्टिकल 5 की अक्कासी करें, जो इत्तेहाद के एक रुकन पर हमले को नेटो के तमाम अरकान पर हमला तस्वुर करता है। We are often in touch with Mark, often counseling how we should act better, especially in the context of partnership, the general partnership and joint partnership with the United States of America, with President Trump. I believe that we have had a historically important visit to Washington, D.C., to the Capitol. We have agreed about the security guarantees that I've already mentioned. We have also discussed the formats of the meeting with the Russian chief, the bilateral and trilateral formats. You have all heard about that. It is at the level of leaders that the issues on how to end the war must be settled. But we now see that the Russians do everything so that the meeting do not. अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि उनकी पॉलिसियों के नतीजे में 7 बड़ी जंगों को होने से रोका गया है। ट्रंप के मुताबिक अपने दौरे सदारत में उन्होंने अमेरिका को नए तनाज़ात में उलझने से बचाया और कई खतरनाक आलमी बहरानों को सफारती सतह पर हल करने की कोशिश की। सियासी माहिरीन के मुताबिक अगरचे ट्रंप ने बाज़ तनाज़ात में अमेरिका को बराह रास्त जंग से दूर रखा, लेकिन ये कहना कि उन्होंने 7 जंगों को रोका एक मुबालगा आराई भी करार दिया जा रहा है। नाकदीन के मुताबिक शाम, ईरान, अफगानिस्तान और शुमाली कोरिया जैसे मामलात में ट्रंप ने सख्त रवैया अपनाया, लेकिन मुकम्मल अमन कायम नहीं हो सका। इस दावे की हकीकत क्या है? तज्जियाकारों के मुताबिक ये बहस तलब मामला है, जिस पर मजीद तफसील इस वीडियो में समीद ककरो बता रहे हैं। आखिर ट्रंप ने कितनी जंगें रुकवाई हैं? आपने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को ये कहते हुए तो सुना ही होगा कि उन्होंने ये जंग रुकवाई, फिर उन्होंने वो जंग रुकवाई। यहाँ तक कि व्हाइट हाउस में यूरोपियन लीडर्स के साथ मुलाकात के दौरान भी ट्रंप ने 6 जंगें रुकवाने का दावा किया। उसके अगले ही दिन ये तादाद बढ़कर 7 हो गई। हमने इन तनाज़ात को करीब से देखा ताकि ये मालूम कर सकें कि सदर ट्रंप को इन्हें रुकवाने के लिए कितना क्रेडिट दिया जा सकता है। इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान कई सालों से कशीदगी जारी रही है, लेकिन मई में एक जंग छिड़ गई। 4 दिनों के हमलों के बाद ट्रंप ने पोस्ट किया कि इंडिया और पाकिस्तान ने सीज फायर पर इत्तेफाक कर लिया है। पाकिस्तान ने ट्रंप का शुक्रिया अदा किया और बाद में उन्हें नोबेल पीस प्राइज के लिए नामजद भी किया। दूसरी तरफ इंडिया ने हमेशा ये कहा है कि जंगबंदी दोनों मुमालिक का फैसला था और इसमें किसी तीसरे मुल्क की कोई मुदाखलत नहीं थी। इजराइल एंड ईरान। ये 12 दिन का तनाजा उस वक्त शुरू हुआ जब इजराइल ने 13 जून को ईरान पर हमला किया। इसके बाद ट्रंप ने पोस्ट किया कि दोनों मुमालिक ने पहले सीज फायर और बाद में जंग खत्म करने पर इत्तेफाक किया है। जंग खत्म होने के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर ने इस बात पर इसरार किया कि उनके मुल्क ने एक फैसला कुन फतेह हासिल की है और सीज फायर का कोई जिक्र नहीं किया। इजराइल ने इसके बाद इशारा दिया है कि वो ईरान पर दोबारा हमला कर सकता है। रवांडा एंड द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कांगो। रवांडा और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो के दरमियान पुरानी दुश्मनी 2025 के अवेल में उस वक्त भड़क उठी जब M23 नामी बागी ग्रुप ने डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो के मशरकी हिस्से में मादनियात से भरे हुए इलाके पर कब्जा कर लिया। इसके बाद जून में दोनों मुमालिक ने वॉशिंगटन में एक पीस डील पर दस्तखत किए। थाईलैंड एंड कंबोडिया। थाईलैंड और कंबोडिया के दरमियान सूरत हाल 24 जुलाई को एक 11वीं सदी के मंदिर पर हुकूक के पुराने तनाजे पर जंग में बदल गई। सरहद पर एक हफ्ते से भी कम लड़ाई के बाद दोनों मुमालिक ने उस वक्त सीज फायर पर इत्तेफाक किया जब ट्रंप ने अमेरिकी टैरिफ्स को कम करने के लिए मुज़ाकरात रोकने की धमकी दी। इजिप्ट एंड इथियोपिया। यहाँ ट्रंप के पास खत्म करने के लिए कोई जंग नहीं थी, लेकिन दरियाए नील पर एक डैम को लेकर तवील अरसे से कशीदगी रही है। 12 साल की अदम इत्तेफाक
اتفاقی کے بعد دونوں ممالک کے درمیان بات چیت 29 جون کو رک گئی۔ ٹرمپ نے وعدہ کیا کہ امریکہ اس مسئلے کو بہت جلد حل کر دے گا، لیکن ابھی تک کوئی ڈیل نہیں ہوئی ہے۔ Serbia and Kosovo. صدر ٹرمپ نے 27 جون کو سربیا اور کوسوو کے درمیان جنگ کو شروع ہونے سے روکنے کا دعویٰ کیا۔ 1990s کی بالکن وارز کی وجہ سے دونوں ممالک کے درمیان تنازع بہت عرصے سے رہا ہے، جس میں حالیہ سالوں میں کشیدگی بڑھ رہی ہے۔ آرمینیا اور آذربائیجان، دونوں ممالک کے لیڈرز نے کہا کہ ٹرمپ کو پیس ڈیل کرانے کی کوشش کے لیے نوبل پیس پرائز ملنا چاہیے۔ مارچ میں دونوں ممالک نے کہا تھا کہ وہ اپنا تقریباً 40 سال پرانا تنازع ختم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ امریکہ میں ریاست نیو یارک کی پولیس کا کہنا ہے کہ سیاحتی گروپ کی ایک بس کو پیش آنے والے حادثے میں کم سے کم 5 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ بس میں 52 مسافر سوار تھے اور ہلاک ہونے والے سیاحوں کا تعلق انڈیا، چین اور فلپائن سے ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ یہ حادثہ بیفلو شہر کے قریب اس وقت ہوا جب سیاحتی گروپ امریکہ اور کینیڈا کی سرحد پر واقع سیاحتی مقام نیاگرا فال سے واپس آ رہا تھا کہ بس قابو سے باہر ہو گئی۔ حادثہ اتنا شدید تھا کہ کچھ افراد بس کی کھڑکی سے باہر جا گرے، جبکہ بعض مسافر بس کے اندر پھنس گئے۔ حادثے کے بعد زخمیوں کو قریبی ہسپتال منتقل کیا گیا ہے اور مقامی اداروں کے امدادی کارکنوں نے خون کے عطیے کی اپیل کی ہے۔ پولیس نے ہسپتال اور جائے وقوع پر مترجم اور گفتگو کے ترجمہ کرنے والے آلات پہنچائے ہیں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ حادثے کی وجوہات کا پتہ لگایا جا رہا ہے تاکہ ذمہ داروں کا تعین کیا جا سکے۔ ایک عینی شاہد نے مقامی ذرائع ابلاغ کو بتایا کہ حادثے کے مقام پر بس الٹی پڑی ہوئی تھی اور اشیاء سڑک پر بکھری ہوئی تھیں۔ Most people, I'm assuming on the bus, did not have a seatbelt on. That is the reason why we have so many ejected people on this bus. This bus was going full speed. It did not hit any other vehicle. It basically lost control from the median. 6 مئی کی رات بھارتی فضائیہ نے پاکستان اور اس کے زیر انتظام کشمیر کے کئی علاقوں پر حملے کیے تھے۔ انہی حملوں میں مظفر آباد میں واقع بلال مسجد کو شدید نقصان پہنچا اور حکام کے مطابق اس واقعے میں 3 افراد جاں بحق ہوئے تھے۔ اب اس واقعے کے لگ بھگ 3.5 ماہ بعد مظفر آباد پولیس نے ایک اہم انکشاف کیا ہے۔ پولیس کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے اس شخص کو گرفتار کر لیا ہے جس نے بلال مسجد کی GPS لوکیشن واٹس ایپ کے ذریعے بھارتی خفیہ ایجنسی کو فراہم کی تھی۔ حکام کا کہنا ہے کہ گرفتار ملزم سے مزید تفتیش کی جا رہی ہے تاکہ یہ معلوم کیا جا سکے کہ وہ کس نیٹ ورک سے تعلق رکھتا ہے اور اس نے یہ حساس معلومات کس طرح دشمن تک پہنچائی۔ یہ شخص کون ہے اور پس پردہ کہانی کیا ہے؟ دیکھیے نصیر چودھری کی رپورٹ پر مبنی نازش فیض کی یہ ویڈیو۔ 6 مئی کی رات تھی جب انڈیا نے پاکستان اور اس کے زیر انتظام کشمیر کے علاقوں پر فضائی حملے کیے تھے، اور ایسے ہی ایک حملے میں پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے شہر مظفر آباد میں واقع بلال مسجد کو شدید نقصان پہنچا تھا اور حکام کے مطابق اس واقعے میں 3 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ اس حملے کے لگ بھگ 3.5 ماہ بعد مظفر آباد پولیس نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے ایک ایسے ملزم کو گرفتار کیا ہے جس نے بلال مسجد کی GPS لوکیشن واٹس ایپ کے ذریعے انڈین خفیہ ایجنسی کو فراہم کی تھی۔ ملزم کون ہے اور ان کے خلاف الزامات کیا ہیں؟ گرفتار کیے گئے ملزم کا نام عبید جہانگیر بتایا گیا ہے، جبکہ ان کا تعلق راولہ کوٹ سے ہے۔ عبید جہانگیر کے خلاف آفیشل سیکرٹ ایکٹ 1923 کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ FIR کے مطابق ملزم نے اہم اور حساس تنصیبات اور مقامات کی تصاویر دشمن ملک انڈیا کی خفیہ ایجنسی کو فراہم کی۔ FIR میں مزید کہا گیا ہے کہ عبید نے انڈیا کی جانب سے نشانہ بنائے جانے والی بلال مسجد کی GPS لوکیشن بذریعے واٹس ایپ میسیجز اور ماڈرن ڈیوائسز انڈیا کی خفیہ ایجنسی کو فراہم کی اور اس کے عوض بھاری رقم وصول کی۔ دوسری جانب کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کے ایک پولیس آفیسر نے نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر کہا ہے کہ عبید جہانگیر کا عسکری تنظیموں سے تعلق ہے اور وہ پہلے بھی ایک کالعدم تنظیم کے رکن تھے۔ تاہم دوسری جانب گرفتار کیے گئے ملزم عبید کے چچا کا کہنا ہے کہ ان کے بھتیجے کبھی باضابطہ طور پر کسی عسکری تنظیم کے رکن نہیں رہے، بلکہ ایک امدادی تنظیم جموں کشمیر یونائٹڈ موومنٹ کے رکن ہیں۔ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے ہائی کورٹ کے وکیل عبدالصمد کا کہنا ہے کہ عبید کے خلاف جن دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے، ان دفعات کے تحت کسی ملزم کو 14 برس سے لے کر عمر قید تک کی سزا سنائی جا سکتی ہے۔ پاکستان کے مختلف علاقوں میں آنے والے حالیہ سیلاب کے بعد سوشل میڈیا پر متعدد ویڈیوز وائرل ہوئی ہیں۔ ان میں سے کئی ویڈیوز یا تو مصنوعی ذہانت یعنی AI کی مدد سے بنائی گئی تھیں یا پھر کسی اور ملک اور علاقے کی تھیں، جنہیں سیلاب کی موجودہ صورتحال سے جوڑ کر پیش کیا گیا۔ ہمارے ساتھی احسن محمود یونس نے ان ویڈیوز کا تفصیلی جائزہ لیا ہے اور یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ کس طرح آپ پہچان سکتے ہیں کہ کوئی ویڈیو اصلی ہے یا جعلی۔
इसमें मुख्तलिफ इशारे, टूल्स और वीडियो के ज़राए की जांच के तरीके भी शामिल हैं ताकि नाजरीन सोशल मीडिया पर गुमराह कुन मालूमात से बच सकें। ये जानने के लिए सच और झूठ में फ़र्क कैसे किया जा सकता है, देखिए एहसन महमूद यूनुस की ये रिपोर्ट। पाकिस्तान में सैलाब के बारे में आपने ऐसी वीडियोस तो देखी होंगी, मगर इनमें से कौन सी सच हैं और कौन सी झूठ? पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाके पिछले कुछ दिनों से सैलाबी रेलों, बारिशों और क्लाउड बर्स्ट से होने वाले नुकसान की जद में हैं और सोशल मीडिया पर इनसे जुड़ी कई वीडियोस हम सुबह शाम देख रहे हैं। पर इनमें से कई ऐसी वीडियोस हैं जो दर हकीकत AI जनरेटेड या किसी पुराने वाक़े की हैं जो मुख्तलिफ अकाउंट्स शेयर कर रहे हैं। इस वीडियो में हम चंद ऐसी वीडियोस का जायज़ा लेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वो दुरुस्त हैं या नहीं। सबसे पहले AI जनरेटेड वीडियोस की बात करते हैं। अगर आप इन्हें गौर किए बगैर देखें तो ये वीडियोस असल लगती हैं, पर अगर इनकी डिटेल्स पर फोकस करें तो कहानी कुछ और है। इन वीडियोस में लोगों के चेहरे क्लियर नज़र नहीं आ रहे, जैसे यहाँ किनारों पर, और लोगों के बाजुओं और हाथों पर मॉर्फिंग यानी एक किस्म का धुंधलापन नज़र आ रहा है, जैसे यहाँ। ये AI जनरेटेड वीडियो स्पॉट करने की सबसे बड़ी निशानी है। इसके अलावा हमारे रिपोर्टर्स को किसी इलाके से इतने बड़े पैमाने पर लाशें उठाए जुलूस की इत्तलात मौसूल नहीं हुई। अब ये वीडियो देखें। इस वीडियो में कैमरे की मूवमेंट बहुत अनरियलिस्टिक है, और ना सिर्फ ये बल्कि ऐसे कैसे मुमकिन है कि सीमेंट और ईंटों की बनी दीवारें गिर जाएं और कपड़े और लकड़ी का बना फ्रेम ना टूटे। अब आते हैं उन वीडियोस पर जो असल हैं पर किसी और वाक़े की हैं। ये वीडियो AI जनरेटेड तो नहीं है, पर अगर हम इस वीडियो के एक फ्रेम को लेकर गूगल इमेज सर्च में डालें तो हमें पता लगता है कि ये वीडियो तो दरअसल फ्लड से बहुत पहले कई बार इंटरनेट पर लोड हो चुकी है। हमने मजीद तफ्तीश की तो हमें ये आर्टिकल भी मिला जिसमें कुछ अरसा पहले AFP ने इस बात की वजाहत की हुई है कि ये वीडियो दरअसल एक जापानी रिजॉर्ट टाउन में मड स्लाइड की है। अब इस वीडियो को देखें। वीडियो पोस्ट करने वाले के मुताबिक ये बुनैर के मनाजिर हैं, लेकिन अगर इसका भी एक फ्रेम लेकर रिवर्स सर्च किया जाए तो तकरीबन 1 साल पुरानी वीडियोस मिलती हैं। इसके अलावा अगर इस वीडियो को रोक रोक कर देखा जाए तो एक जगह पर कागान पुलिस स्टेशन लिखा नजर आता है। पुरानी पोस्टेड वीडियोस, न्यूज़ रिपोर्ट्स और अपनी तफ्तीश से आखिरकार ये कंफर्म होता है कि ये बुनैर की वीडियो नहीं। इसी तरह की कई ऐसी वीडियोस हैं जो हज़ारों अकाउंट्स जाने अनजाने में शेयर करते हैं, जिससे डिसइंफॉर्मेशन का एक बड़ा मसला खड़ा होता है। तो एक वीडियो की ऑथेंटिसिटी चेक करने के लिए आप क्या स्टेप्स ले सकते हैं? आप ये देख सकते हैं कि इसकी सोर्स क्या थी, यानी वो वीडियो किसने पोस्ट की थी, और इनसे राब्ता करने की कोशिश कर सकते हैं। या ये चेक कर सकते हैं कि क्या वो अकाउंट एक ट्रस्टेड सोर्स है या नहीं। अगर व्हाट्सएप पर वीडियो आए तो भेजने वाले से पूछ सकते हैं कि क्या उन्होंने इसकी तस्दीक की है या नहीं। गूगल रिवर्स सर्च यानी वीडियो के एक फ्रेम का स्क्रीनशॉट लेकर गूगल में डालकर ये ढूंढ सकते हैं कि सबसे पहले ये वीडियो इंटरनेट पर कब पोस्ट हुई। ये भी देख सकते हैं कि क्या ये वीडियो पुरानी तो नहीं, और क्या एक ही वाक़े की मुख्तलिफ एंगल से वीडियोस मौजूद हैं या नहीं। फ्रेम बाय फ्रेम देखकर बिल्डिंग्स, रोड साइंस वगैरह से पता लगा सकते हैं कि ये वीडियो इसी जगह की है जहाँ की बात हो रही है। जिस इलाके की बात हो रही है क्या वहाँ से मुख्तलिफ ज़राए से ऐसी और इत्तलात आ भी रही हैं या नहीं। ये चंद वो आसान स्टेप्स हैं जो हमें और आपको मदद कर सकते हैं ये पता लगाने में कि जो वीडियोस हम देख रहे हैं वो सच हैं या नहीं। पाकिस्तान के शहर फैसलाबाद में हालिया दिनों एक कत्ल की तफ्तीश में रिवायती सुराग रसां यानी खोजी की खिदमत हासिल की गई हैं। खोजी ने अपनी महारत के जरिए मुल्ज़मान तक पहुंचने में पुलिस की मदद की और इस केस में पेशरफ्त में अहम किरदार अदा किया। खोजी सदियों पुरानी तफ्तीशी रिवायत का हिस्सा हैं। वो ज़मीन पर कदमों के निशानात, रास्तों के जाविये और दीगर इशारों को देखकर मुल्ज़मान के बारे में सुराग लगाते हैं। लेकिन सवाल ये है कि जदीद दौर की टेक्नोलॉजी और फॉरेंसिक साइंस के होते हुए आज खोजियों की कानूनी हैसियत क्या है। BBC रीड्स के इस एपिसोड में एहतशाम शामी और वकार मुस्तफ़ा की तहरीर पर मबनी दिलचस्प कहानी सुनाई जा रही है जिसे खतीजा आरिफ ने पेश किया है।
दोपहर का वक्त है और फैसलाबाद के एक गांव में अल्लाह दित्ता खोजी बहुत गौर से ज़मीन पर पैरों के निशानात का जायज़ा लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं। गांव के लोग कुछ थोड़े फासले पर उनके पीछे पीछे चल रहे हैं। फैसलाबाद के ज़मींदार खुशी मोहम्मद, जो कि उनका असल नाम नहीं है, उनकी अहलिया के कातिल का पता लगाने से पहले अल्लाह दित्ता ने उन्हें बता दिया था कि खुरा ढूंढने का काम तवील और पेचीदा होगा, इसलिए कोई भी शख्स उनके रास्ते में ना आए, क्योंकि अगर पैरों के निशानात गड़बड़ हो गए तो खुरे तक पहुंचना नामुमकिन हो जाएगा। अल्लाह दित्ता ने अपने काम का आगाज़ हवेली में ऐन उस मकाम से किया जहां कत्ल हुआ था। इब्तदाई कोशिशों के बाद ही उन्हें हवेली के अंदर कच्ची ज़मीन से कुछ पैरों के निशानात मिल गए थे। इस केस की FIR के मुताबिक खुशी मोहम्मद ने पुलिस को बताया था कि उन्होंने 2 शादियां कर रखी हैं और दोनों बीवियां अलग अलग हवेलियों में रहती हैं जो एक दूसरे से कुछ फासले पर वाक़ हैं। मकतूला से उनकी दूसरी शादी थी जिनसे उनकी कोई औलाद नहीं थी। हालांकि पहली अहलिया से उनके 2 बेटे और 7 बेटियां थीं। उन्होंने पुलिस को बताया कि वो 30 और 31 जुलाई की दरमियानी शब अपने डेरे के करीब ही बैठे थे जब उन्होंने एक फायर की आवाज़ सुनी। वो हवेली की तरफ दौड़े जहां उनकी अहलिया खून में लथपथ पड़ी थी। उनके सर में गोली मारी गई थी। वो हवेली जहां खुशी मोहम्मद की अहलिया का कत्ल किया गया था वो गाँव से कुछ बाहर वाक़ है। खोजी अल्लाह दित्ता कदमों का ताक़ुब कर रहे थे जब उनका रुख अचानक उसी गांव की जानिब मुड़ गया जहां खुशी मोहम्मद अपनी पहली बीवी और बच्चों के साथ रह रहे थे। शाम के लगभग 6 बजे कदमों के निशानात उस हवेली की तरफ जाने लगे जो खुशी मोहम्मद का आबाई घर था। ये बात हैरान कर देने वाली थी जिस पर खुशी मोहम्मद खुद भी परेशान थे। फिर वही हुआ जिसका खदशा था और खोजी अल्लाह दित्ता खुशी मोहम्मद की हवेली के बाहर जाकर रुक गए। फिर वो एहतियात से कुछ कदम आगे चले लेकिन फिर वो वापस आ गए क्योंकि खुरा उस मकाम पर रुक रहा था। इस मौके पर मौजूद एक मकामी शख्स के मुताबिक अल्लाह दित्ता ने खुशी मोहम्मद को बुलाकर उनके कान में कुछ कहा। दोनों थोड़ी दूरी पर जाकर 10-15 मिनट कुछ बातचीत कर रहे थे, जिसके बाद अल्लाह दित्ता को उनका 25,000 रुपये का मुआवजा अदा किया गया और उन्हें रवाना कर दिया गया। फिर क्या था? ये खबर जंगल में आग की तरह फैल गई कि खुशी मोहम्मद की मकतूला अहलिया की हवेली से चलने वाला खुरा उन्हीं की दूसरी हवेली पर जाकर रुक गया है। इस दौरान मकामी पुलिस भी अपनी तफ्तीश शुरू कर चुकी थी। इस केस से मुंसलिक तफ्तीशी ऑफिसर सब इंस्पेक्टर अब्दुल सत्तार ने BBC को तस्दीक की है कि इस केस में मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए खोजी की खिदमत हासिल की गई थी। अब बात के देही इलाकों में आज भी जराइम की तफ्तीश में खोजी का क्या किरदार है। अब्दुल सत्तार बताते हैं कि पंजाब के देही इलाकों में मुल्जिमान का सुराग लगाने में खोजी आज भी कामयाब समझे जाते हैं। अगरचे उनकी शहादत अदालत में मुअस्सर नहीं होती, लेकिन केस की उलझी गुत्थियां सुलझाने में ये ज़रूर मददगार होते हैं। अब बात कि खुशी मोहम्मद के अहलिया के कत्ल के मुल्जिमान कौन निकले। खुशी मोहम्मद ने BBC को बताया कि खुरे की तलाश के काम के दौरान खोजी ने उन्हें बताया था कि पैरों के निशानात एक मर्द और एक खातून के हैं, यानी मुल्जिमान में एक खातून भी शामिल है। उन्होंने बताया कि ये सूरत हाल उनके लिए इंतहाई परेशान कुन थी। घर पहुंचकर जब उन्होंने फर्दन अपनी अहलिया और बच्चों से इस बारे में पूछगछ की तो उन्हें पता चला कि जिस रात ये वाक़या हुआ था उस रात उनकी एक बेटी घर से बाहर निकली थी। जब उन्होंने अपनी उस बेटी से बात की तो पहले तो उसने साफ इनकार कर दिया। बहुत पूछने पर उसने ये बताया कि उस रात उसके साथ उसका मंगेतर भी था जो अपने साथ पिस्तौल लेकर आया था। खुशी मोहम्मद कहते हैं कि बेटी को खुद को पुलिस के हवाले करते हुए उनकी टांगें कांप रही थी। इसके बाद पुलिस ने अदालत से रिमांड की इजाज़त के बाद मुल्जिमान से अपनी तफ्तीश मुकम्मल की। तफ्तीशी ऑफिसर अब्दुल सत्तार बताते हैं कि मुल्जिमा ने पुलिस को बताया कि उसे शक था कि उनकी सौतेली वालदा तावीज़ गंडे करती हैं, जिसकी वजह से उनके घर में आए रोज़ लड़ाई झगड़े होते रहते हैं और इसी बुनियाद पर उन्होंने ये बात अपने मंगेतर से की और सौतेली वालदा को कत्ल करने का मंसूबा बनाया गया। दोनों मुल्जिमान फिलहाल जेल में हैं। पाकिस्तान के देही इलाकों में आज भी जराइम, खासतौर पर जानवरों की चोरी वगैरह जैसे मामलात में मुल्जिम का सुराग पाने के लिए खोजी की खिदमत हासिल की जाती हैं। BBC ने खोजी से बात करके ये जानने की कोशिश की कि ये काम होता कैसे है। सेंट्रल पंजाब की तहसील कामुकी के इलाके वांडो की रिहायशी बशारत हुसैन का दावा है कि उनका ख़ानदान 5 नस्लों से इस पेशे से वाबस्ता है।
बशारत हुसैन ने हमें बताया कि पंजाब के लगभग हर ज़िले में खोजी ख़ानदान मौजूद होते हैं। उनके मुताबिक ये फ़न ख़ानदानों में सीना बसीना मुंतकिल होता है। उनके दादा ने अपने चारों बेटों को इस काम में अपने साथ रखा और उन्हें खुरा ढूंढने का हुनर सिखाया, और उनके वालिद ने उन्हें और उनके भाइयों को ये काम सिखाया। वो कहते हैं कि ये सच है कि अब ये काम कम हो चुका है, मगर खोजी इतने पैसे कमा लेते हैं कि उनका घर आसानी से चल जाता है। तो खोजी काम कैसे करते हैं? बशारत हुसैन बताते हैं कि खोजी मुलजिम के पैरों के निशानात ढूंढने से अपने काम का आगाज करते हैं। हर शख्स के कदमों के निशानात अलग होते हैं। कातिल या चोर की जिस्मानी साख्त का भी पैरों के निशानात से पता चल जाता है। वो कहते हैं कि ये इंतहाई बारीक काम होता है, और अगर बारिश हो जाए या जिस जगह से खुरा तलाश करना हो वहाँ ज़्यादा लोगों की आमदरफ्त हो तो खुरा तलाश करना कदरे मुश्किल हो जाता है। कच्ची ज़मीन पर खुरा आसानी से मिल जाता है, लेकिन पक्की ज़मीन या सड़क पर इसका पता लगाना मुश्किल होता है। पक्की सड़क वाले इलाके में बाज़ औक़ात 2-2 दिन काम करने के बावजूद खुरा नहीं निकलता। वो कहते हैं कि हमेशा ऐसा नहीं होता कि खोजी कामयाब रहे। बाज़ मामलात में माहिर से माहिर खोजी भी खुरा नहीं ढूंढ पाते। अब बात अदाकार सुल्तान राही के कत्ल के केस की, जिसमें खोजियों को बुलाया गया था। 8 और 9 जनवरी 1996 की दरमियानी शब जब सुल्तान राही इस्लामाबाद से लाहौर जा रहे थे तो रास्ते में गुजरांवाला बाईपास के करीब उनकी गाड़ी ख़राब हुई। वो एक वीरान जगह पर रुके और वहीं उनका कत्ल हो गया। उस वक्त ये इलाका थाना सदर गुजरांवाले की हुदूद में आता था, जिसके SHO राशिद महमूद संधू थे। वो महकमा पुलिस से बतौर DSP रिटायर हो चुके हैं। BBC के राब्ता करने पर राशिद महमूद ने बताया कि ये अपने वक्त की बड़ी तफ्तीश थी, जिसमें पुलिस ने कातिल की गिरफ्तारी के लिए अपने तमाम वसाइल इस्तेमाल किए, जिनमें खोजी भी शामिल थे। अब बात खोजी और खुरा ढूंढने का रिवायती तरीका, जो अंग्रेज़ दौर में पुलिस निज़ाम का बाकायदा हिस्सा था। सहाफ़ी और हिस्टोरियन वक़ार मुस्तफ़ा ने BBC उर्दू के लिए इस मामले पर कुछ तहक़ीक़ की है, और इस तहक़ीक़ के मुताबिक खोजी पुराने ज़माने से हर माशरे और ख़ास तौर पर देही माशरों का लाजमी हिस्सा रहे हैं। पुराने ज़माने में दूध के हुसूल या सवारी के लिए रखे गए जानवर ही आम तौर पर लोगों का कीमती असासा होते थे। चुनाचे इन जानवरों की चोरी हो जाने या रात के अंधेरे में किसी घर की कच्ची दीवार या छत तोड़कर सामान निकाल लिए जाने की सूरत में मुतासरा अफराद चोर का सुराग पाने के लिए खोजियों की ही मदद लेते थे। बरतानवी हिंदुस्तान में इन्हें कहीं खोजी, कहीं पग्गी, कहीं पैरी, कहीं सुराग रसा या कहीं खुरे पट कहा गया है, लेकिन आम फहम ज़बान में खोजी या खोज लगाने वाला ही कहा जाता है। 19वीं सदी का वस्त हमें अंग्रेज़ों के ज़माने में खोजी और पुलिस के ताल्लुक़ के इर्तक़ा का पता देता है। पाकिस्तान में पुलिस का जो निज़ाम राइज है वो अंग्रेज़ों ने इस मुल्क में शामिल इलाक़ों में सबसे पहले सूबा सिंध में मुतारिफ़ करवाया था, और खोजी को इस निज़ाम का बाकायदा हिस्सा बनाया गया था। ये खोजी किसी वारदात के बाद अपने तजुर्बे की बुनियाद पर तफ्तीश में पुलिस के मददगार बनते थे। कराची के सिंध पुलिस म्यूजियम में महफूज 3 जनवरी 1883 की एक पुलिस रिपोर्ट में लिखा है कि ठट्टा से ताल्लुक़ रखने वाले उमर जारू की पालतू गाय चोरी हो गई, तो उन्होंने एक तजुर्बेकार खोजी की मदद ली। खोजी ने पुलिस कांस्टेबल बचल शाह के साथ मिलकर कदमों के निशानात का ताक़ुब किया और आखिरकार चोर को हैदराबाद के करीब एक घर से गिरफ्तार करवा दिया। खुशवंत सिंह की किताब अ हिस्ट्री ऑफ द सिक्स के मुताबिक पंजाब में सन 1854 में अंग्रेज़ों की हुकूमत आने के बाद पुलिस के साथ पेशावर खोजी भी मुंसलिक किए गए, जो लापता मवेशियों के निशानात को तवील और गर्द आलूद रास्तों पर हैरत अंगेज महारत से तलाश करने की सलाहियत रखते थे। सूबाई पुलिस की उस वक्त के सरबराह जॉर्ज हैचिनसन ने सूबे में खोज की रिवायत की मौजूदगी पर सन 1861 में एक सर्वे करवाया। इससे कबल वो सन 1847 में बरतानवी पंजाब के इलाके करनाल में अपना चोरी शुदा सामान एक खोजी की मदद से ढूंढ चुके थे। गगनप्रीत सिंह ने ग्लोबल फॉरेंसिक कल्चर्स नामी किताब में अपने एक मजमून ट्रैकिंग एंड डिटेक्शन इन द लेट 19th सेंचुरी में इसी सर्वे के हवाले से शुमाल मगरबी ज़िलों में खोजी सिस्टम के पॉपुलर होने के बारे में बताया है। गगनप्रीत सिंह लिखते हैं कि अंग्रेज़ खोज के पहले से मौजूद निज़ाम को अपने पुलिस निज़ाम में इस्तेमाल करना चाहते थे। सन 1861 में खोजियों को पंजाब के पुलिस निज़ाम का हिस्सा बनाने के बाद पुलिस सरबराह जॉर्ज हैचिनसन की तरह पुलिस के दीगर अफसरों ने खोज के निज़ाम को
उन इलाकों में भी मुतारिफ करवाया जहां ये निज़ाम पहले से मौजूद नहीं था। लेकिन पुलिस एक्ट 1861 में खोजी की मुलाजमत का कोई तरीका बयान नहीं था। चूँकि मकामी अफराद कांस्टेबल रखे जाते थे, इसलिए अनपढ़ खोजी भी कांस्टेबल ही भर्ती किए गए। अलबत्ता खोजियों को मुलाजमत की पाबंदियां अच्छी नहीं लगती थी और वो निजी काम को तरजीह देते थे। एक सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक जिन इलाकों में मवेशी चोरी आम थी, बेहतरीन खोजी सरकारी तनख्वाह पाने वाले मुलाजिम से दुगना ज्यादा कमा लेते थे। 20वीं सदी की इब्तदाई दहाइयों में पंजाब पुलिस में 150 खोजी बाकायदा मुलाजिम थे। उन्हें बहुत सी रियायतें देना पड़ती थी ताकि वो मुलाजमत ना छोड़ें। हैचिंसन ने एक तरबियती किताब लिखी जिसे उर्दू में हिदायत नामा पुलिस का नाम दिया गया। उसके एक बाब में गैर तिब्बी मौत की सूरत में जाए वक़ूफ़ पर जाकर पुलिस को दिगर हिदायत के साथ कदमों के तमाम निशानों को ढांप देने की हिदायत दी गई। जॉर्ज हैचिंसन ने अपनी सन 1866 की एक रिपोर्ट में गुजरावाला और मुल्तान जैसे इलाकों में खोजियों के इस्तेमाल में कमी का हवाला देते हुए लिखा था कि अगर हुकूमत ने तफ्तीश में मुफीद इस निज़ाम की हौसला अफजाई न की तो ये ख़त्म हो जाएगा। 3 साल बाद फिर उन्होंने खोजियों के इस्तेमाल में कमी पर अफसोस का इजहार किया, लेकिन फिर भी खोज बरतानवी दौर के इख्तिताम तक अंग्रेज़ पुलिसिंग का हिस्सा रही। अंग्रेज़ दौर के अखबार द नेशन के सन 1912 के एक मज़मून फुटप्रिंट एंड ब्लड मार्क में लिखा है कि कदमों के निशानात की बाकायदा पहचान एक पेचीदा मसला है। फ्रांस, जर्मनी और अमेरिका में इस पर तफसीली मुताला हो रहा है, लेकिन अब भी मशरिक़ में मुजरिम को सिर्फ कदमों के निशान से गिरफ्तार किया जा सकता है। शुमाली हिंदुस्तान के खोजी ये महारत अपने आबा व अजदाद से सीखते आ रहे हैं। अपनी याददाश्त मेमोयर ऑफ द हिस्ट्री में एक अंग्रेज़ अफसर सर हेनरी मेयर एलियट ने मुल्तान की एक ऊँट मंडी से एक ऊँट की चोरी का वाकया लिखा है। एलियट के मुताबिक खुरे का पीछा करने में बाज़ औक़ात खोजी 3 छोटे तिनकों का सहारा भी लेता है, जिनसे वो कदम और उसके मुख्तलिफ हिस्सों की लंबाई और चौड़ाई मापता है। लेकिन बहुत से अच्छे खोजी सिर्फ अपनी आँख पर भरोसा करते हैं। द नेशन के मजमून के मुताबिक सर एडमंड कॉक्स ने कहा था कि इंसानी विरासत की ये हैरान कुन सलाहियत आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रही है। ताहम पंजाब के उन अजला में जहां मवेशी चोरी ज़्यादा होती है, पुलिस की वेबसाइट पर अब भी खुरे की तलाश के लिए खोजी के हुनर से फ़ायदा उठाने का तस्करा है। सामीन, इसके साथ ही सैरबीन का वक्त अब ख़त्म हुआ। मुझे और मेरी पूरी टीम को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए, मगर इजाज़त से कबल अब तक की खास खबरें।